नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 2011 की भारतीय जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़ों की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, रेलवे और विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य इन जटिल आंकड़ों को बस रटना नहीं है, बल्कि उन्हें सरल बनाना है, ताकि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आसानी से याद हो जाएं। हम जनसंख्या, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात जैसे हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जनगणना 2011 एक नज़र में। इसमें दिए गए बिंदु हैं भारत की जनसांख्यिकी तस्वीर, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण आंकड़े, जनसंख्या, साक्षरता और लिंगानुपात का विस्तृत विश्लेषण। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सटीक और क्रमबद्ध तथ्य और स्रोत, भारत सरकार के आधिकारिक अंतिम आंकड़े। तो इसका मतलब है कि हम 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की आबादी की पूरी जानकारी लेंगे। ये जानकारी राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर देखी जाएगी। हाँ, और इसमें हम जनसंख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या मतलब साक्षरता और प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी लिंगानुपात, इन जैसे विषयों का विश्लेषण करेंगे। और ये सभी आंकड़े भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, इसलिए ये पूरी तरह विश्वसनीय है। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। जनगणना 2011 भारत की 15वीं और स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी। ये तथ्य सीधे तौर पर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना का क्रम क्या था। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसे याद रखें, कुल मिला के 15वीं और आजादी के बाद 7वीं। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जनगणना के ऐतिहासिक परिदृश्य की। इसके मुख्य बिंदु हैं मुगल काल में आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख, आधुनिक शुरुआत स्वीडन और अमेरिका में, भारत में प्रारंभ 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो पहला बिंदु बताता है कि भारत में जनगणना का विचार कोई नया नहीं है। मुगल काल में भी इसका जिक्र मिलता है। सही कहा। अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में इसका उल्लेख है। वैसे दुनिया में आधुनिक तरीके से जनगणना की शुरुआत स्वीडन और अमेरिका में हुई, और भारत में अंग्रेजों के समय पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई। ये साल महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत में हर 10 साल पर होने वाली जो नियमित जनगणना है, उसकी शुरुआत तो बाद में हुई है ना? बिल्कुल। उसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हुई। परीक्षा में इन दोनों में फर्क पूछा जाता है। पहली जनगणना यानी मेयो 1872 और पहली नियमित जनगणना यानी रिपन 1881। अब एग्जाम अलर्ट पर ध्यान देते हैं। वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महाविभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि 1921 से पहले भारत की जनसंख्या कभी घटती थी, कभी बढ़ती थी, स्थिर नहीं थी। लेकिन 1921 के बाद से हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ी है। इसीलिए ये वर्ष एक तरह की विभाजक रेखा का काम करता है। अच्छा, ये बात है। चलिए अब अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जनगणना से जुड़े संवैधानिक एवं प्रशासनिक तथ्यों की। बिंदु इस प्रकार हैं। संवैधानिक स्थिति 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का विषय, कानून जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत और नोडल मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। तो पहला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब जनगणना करवाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल। संविधान की 7वीं अनुसूची में इसे संघ सूची में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। और ये प्रक्रिया एक कानून के तहत होती है? जी, ये जनगणना अधिनियम 1948 नाम के कानून के तहत पूरी की जाती है। ये कानून ही पूरी प्रक्रिया और अधिकारियों की शक्तियों को परिभाषित करता है। और इस पूरे काम की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की होती है? हाँ, यहाँ का एग्जाम अलर्ट है कि 1961 से जनगणना विभाग की स्थापना के साथ ये कार्य गृह मंत्रालय को सौंपा गया। ये साल याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं आंकड़ों पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे राज्यवार जनसंख्या आंकड़ों की। तो अधिकतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, 2 पर महाराष्ट्र और 3 पर बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य, पहला सिक्किम, दूसरा मिजोरम और तीसरा अरुणाचल प्रदेश।
ये याद रखना बहुत आसान है। भारत में सबसे ज्यादा लोग ज़ाहिर है उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। परीक्षाओं में अक्सर पहला और दूसरा स्थान पूछ लिया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नाम भी याद रखना चाहिए। अच्छा, अब एग्जाम अलर्ट देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक और लक्षद्वीप की न्यूनतम है। हाँ, राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के ये तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अब अगली स्लाइड। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। इसका मतलब है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अधिकतम घनत्व वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ, फिर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर केरल। और न्यूनतम घनत्व वाले शीर्ष 3 राज्य, पहला अरुणाचल प्रदेश सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके बाद मिजोरम और फिर सिक्किम। इस फिगर में यही दिखाया गया है कि जहां घनी आबादी है वहां ऊंची इमारतें हैं और जहां कम आबादी है वहां खुला और पहाड़ी इलाका है। सबसे ज्यादा घनत्व बिहार का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। सिर्फ 17 लोग, ये अंतर तो बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा। अब एग्जाम अलर्ट पर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व सर्वाधिक है 11,320। 11,320, ये तो राज्यों की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। हाँ, और अंडमान निकोबार का न्यूनतम है सिर्फ 46। ठीक है, अगली स्लाइड। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारत में लिंगानुपात की। इसका अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं नंबर 1 पर केरल 1084 के साथ, फिर तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, पहला हरियाणा 879, दूसरा जम्मू एवं कश्मीर 889 और तीसरा सिक्किम 890। केरल भारत का एकमात्र प्रमुख राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, जो एक बहुत अच्छी बात है। वहीं हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, जो एक चिंता का विषय रहा है। ये दोनों तथ्य परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। और एग्जाम अलर्ट है, दमन एवं दीव का लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम 618 है। हाँ, ये आंकड़ा बहुत ही कम है और इसलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे साक्षरता दर की, यानी पढ़े लिखे लोगों के प्रतिशत की। अधिकतम साक्षरता वाले शीर्ष 3 राज्य हैं केरल 94% के साथ सबसे ऊपर, फिर मिजोरम और तीसरे नंबर पर गोवा। और न्यूनतम साक्षरता वाले शीर्ष 3 राज्य, पहला बिहार 61.8%, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा राजस्थान। जैसा कि इस बार ग्राफ में दिखाया गया है, केरला 94% के साथ साक्षरता में सबसे आगे है। वहीं बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। ये दोनों राज्य अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और एग्जाम अलर्ट है कि लक्षद्वीप 91.8% केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला क्षेत्र है। सही। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे दशकीय जनसंख्या वृद्धि की। ठीक है। मतलब 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में हुई वृद्धि की दर। अधिकतम वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्य, पहला मेघालय 27.95%, दूसरा अरुणाचल प्रदेश 26.03% और तीसरा बिहार 25.42%। और न्यूनतम वृद्धि वाले राज्य, पहला नागालैंड और दूसरा केरल। यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर तो मेघालय की रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य न्यूनतम वृद्धि में है। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, मतलब नेगेटिव, यानी वहां की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई। बिल्कुल, -0.58%। एग्जाम अलर्ट भी इसी बात पर जोर देता है। नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई। हाँ, ये एक अनोखा तथ्य है और परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जरूर। अगली स्लाइड। इस स्लाइड में हम बात करेंगे ग्रामीण एवं शहरी वितरण की। मतलब जनसंख्या गांवों में ज्यादा है या शहरों में। मुख्य बिंदु है सर्वाधिक ग्रामीण संख्या में उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में लगभग 90%, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में गोवा में 62.17% और न्यूनतम शहरी प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 10%। यहाँ 2 तरह के आंकड़े हैं, कुल संख्या और प्रतिशत। ये समझना जरूरी है। सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग संख्या के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं,
लेकिन अगर हम प्रतिशत देखें तो हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% आबादी गांव में ही रहती है। और इसी तरह गोवा सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य है। हाँ, और एग्जाम अलर्ट कहता है गोवा और मिजोरम भारत के सबसे अधिक शहरीकृत मतलब अर्बनाइज्ड राज्यों में गिने जाते हैं। ठीक है, अब आखिरी आंकड़ों वाली स्लाइड। इस स्लाइड में हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा। ये एक सामान्य ज्ञान का तथ्य है जो अक्सर भूगोल और जनगणना दोनों में पूछा जाता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा। एग्जाम अलर्ट भी यही कहता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जबकि गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो आज हमने 2011 की जनगणना के लगभग सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को विस्तार से समझा। चलिए एक त्वरित रिवीजन कर लेते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम, सबसे अधिक घनत्व बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल, सबसे कम हरियाणा, सबसे अधिक साक्षरता केरल, सबसे कम बिहार। सही। एकमात्र राज्य जहां ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई वो था नागालैंड। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। परीक्षा में प्रश्न सीधे तथ्यों पर आधारित हो सकते हैं, जैसे किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, या फिर राज्यों को क्रम में लगाने के लिए भी कहा जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों को घटते क्रम में लगाएं। अब अंत में एक विचार। हमने 2011 के आंकड़े देखे। सोचने वाली बात यह है कि जब अगली जनगणना के आंकड़े आएंगे तो दशकीय वृद्धि, शहरीकरण और साक्षरता जैसे क्षेत्रों में भारत की तस्वीर कितनी बदली हुई नजर आएगी। खासतौर पर डिजिटल इंडिया और नई शिक्षा नीति के बाद साक्षरता के आंकड़ों में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या यूपी का कोई भी एग्जाम, जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आते ही आते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की जो कहानी है उसको समझना है। हम इन तथ्यों को ऐसे जोड़ेंगे कि वो आपको आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए जरूरी चर्चा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2011 के ये आंकड़े हमें भारत के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। जनगणना 2011 के बारे में जो पहली जानकारी हमारे पास है वो ये कि ये स्वतंत्र भारत की 7वीं और कुल मिलाकर 15वीं दशकीय जनगणना थी। इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यहीं पर अक्सर उम्मीदवार कंफ्यूज हो जाते हैं, 7वीं या 15वीं। इसे साफ कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, 15वीं जनगणना पद सिर है जब 1881 में अंग्रेजों ने हर 10 साल पर इसे नियमित रूप से कराना शुरू किया। अच्छा। और 7वीं गिनती है 1947 में आजादी मिलने के बाद से। तो दोनों नंबर अपनी अपनी जगह सही हैं, बस सवाल का संदर्भ देखना होगा। और ये आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, सुनने में तो अच्छा है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि आज हम जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वही कल की योजनाओं का आधार बनेगा। जैसे कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि कहाँ नए स्कूल खोलने हैं, किस इलाके में अस्पताल की ज्यादा जरूरत है, या कहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन बिछानी है। सही बात है। ये सब जनगणना के आंकड़ों से ही तय होता है। इसीलिए हमारी आज की गिनती हमारा कल तय करती है। हमारे स्रोतों में 2 साल और 2 नामों का भी जिक्र है। 1872 में लॉर्ड मेयो और 1881 में लॉर्ड रिपन। ये अक्सर इतिहास के सवालों में भी दिखते हैं। हाँ, और ये एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। पहली कोशिश 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई, लेकिन वो पूरे भारत में एक साथ नहीं थी, इसलिए उसे अनियमित माना जाता है। अच्छा, तो वो एक तरह से ट्रायल जैसा था। बिल्कुल। जो पहली नियमित जनगणना थी, जो हर 10 साल के चक्र पर शुरू हुई, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई। तो नियमित शब्द पर ध्यान देना है। एकदम। परीक्षा में इस नियमित शब्द पर खास ध्यान देना होता है, वरना आता हुआ सवाल गलत हो जाता है। और इसी के साथ एक बहुत जरूरी नाम जुड़ा है जो सीधे सीधे पूछा जाता है। बिल्कुल। अगर इस हिस्से से एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये है, 2011 के जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये नाम दिमाग में बैठा लीजिए। डॉक्टर सी चंद्रमौली। हाँ,
चंद्रमौली। जैसे चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखता है, वैसे ही इन्होंने भारत की आबादी का साफ चित्र पेश किया। तो ये तो हुई बुनियादी बातें। अब उस आंकड़े पर आते हैं जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। भारत की कुल जनसंख्या 2011 में ये 121 करोड़ से ज्यादा थी, जो दुनिया की आबादी का 17.5% हिस्सा था। मतलब दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय था। ये 121 करोड़ का आंकड़ा अपने आप में विशाल है। अच्छा। लेकिन परीक्षक आपको इसकी तुलना करके फंसाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कैसे? हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प तुलना दी गई है। भारत की कुल जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, अरे, इन 6 बड़े देशों की कुल आबादी के बराबर थी। 6 देश एक तरफ और अकेला भारत एक तरफ, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है ना? और सवाल भी ऐसे ही बनता है। आपको 4 देशों के नाम देकर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा देश उस सूची में शामिल नहीं है। इसलिए ये 6 नाम याद रखने जरूरी हैं। समझ गई। और अगर हम पुरुष महिला अनुपात देखें तो 51.47% पुरुष और 48.53% महिलाएं थीं। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, पर यह दिखाता है कि संतुलन अभी भी पूरी तरह से बना नहीं है। तो हमने देखा कि भारत 121 करोड़ लोगों का देश है, पर ये विशाल आबादी रहती कहाँ है और इसे संभाला कैसे जाता है? यहीं पर शायद प्रशासनिक आंकड़े तस्वीर में आते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा चाहिए। 2011 में भारत 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ था। 35 और जिलों की संख्या थी 640, जो 2001 में 593 थी। एक मिनट, मतलब 10 साल में 47 नए जिले बन गए? हाँ, और ये दिखाता है कि प्रशासन को लोगों के करीब ले जाने के लिए और विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए समय-समय पर बड़े जिलों को तोड़कर छोटे जिले बनाए जाते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ा आंकड़ा तो गांवों का है, लगभग 6,41,000 गांव। ये आंकड़ा आज भी हमें याद दिलाता है कि भारत असल में गांवों का देश है। जैसे हमने 2011 के जनगणना आयुक्त का नाम याद किया, क्या हमें आजाद भारत के पहले जनगणना आयुक्त का नाम भी याद रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षक भी यही सोचते हैं। जी हाँ, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और उस समय जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपालस्वामी। तो अब हमारे पास 2 जरूरी नाम हैं, 1951 के लिए गोपालस्वामी और 2011 के लिए चंद्रमौली। आदि वाला राज्य है। बिल्कुल। उसकी तुलना अगर पूरे भारत से करें तो क्या तस्वीर सामने आती है? ये यूपी के एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, हमारे पास जो टेबल है वो एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व को देखते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है। भारत का औसत है 382, लेकिन उत्तर प्रदेश का है 829। 829? ये तो राष्ट्रीय औसत के दुगने से भी ज्यादा है। इसका मतलब जमीन और संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव होगा, है ना? एकदम। इसका सीधा असर ट्रैफिक, घर, पानी और नौकरियों पर पड़ता है। और ये गिरावट सिर्फ यही नहीं दिखती। और कहाँ? लिंगानुपात, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। इसमें भारत का औसत 943 है, पर यूपी का 912। ये तो कम है। शिशु लिंगानुपात में भी यूपी राष्ट्रीय औसत 919 से पीछे 902 है। साक्षरता दर में भी यूपी 67.7%, राष्ट्रीय औसत 74.04% से कम है। तो लगभग हर पैमाने पर यूपी राष्ट्रीय औसत से पीछे दिख रहा है। हाँ, लेकिन एक पैमाना है जहां यूपी आगे है, और विडंबना यह है कि वही परीक्षा के लिए सबसे जरूरी पॉइंट है। वो क्या है? वो है दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 साल में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार। अच्छा। भारत की आबादी 2001 से 2011 के बीच 17.7% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 20.23% की रफ्तार से बढ़ी। तो ये आंकड़ा यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत ज्यादा। यह आंकड़ा सीधे सीधे यूपीपीएससी और दूसरे राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, अब भारत की आबादी की बनावट को और गहराई से समझते हैं। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के आंकड़े क्या कहते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है संख्या और प्रतिशत के बीच, और परीक्षक इसी का फायदा उठाते हैं। ओके। पहले एससी की बात करते हैं। 2011 में देश की कुल आबादी का 16.6% हिस्सा, यानी करीब 20 करोड़ लोग अनुसूचित जाति के थे। तो सबसे ज्यादा एससी आबादी कहाँ थी? अगर हम संख्या की बात करें, यानी कुल कितने लोग, तो जवाब है उत्तर प्रदेश। जाहिर है, यूपी की आबादी ही इतनी ज्यादा है। बिल्कुल।
लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें, यानी उस राज्य की कुल आबादी का कितना हिस्सा एससी है, तो बाजी पलट जाती है और जवाब होता है पंजाब। अच्छा, पंजाब। हाँ, पंजाब की कुल आबादी का लगभग 32% हिस्सा एससी समुदाय का है, जो देश में सबसे ज्यादा है। ये बहुत साफ हो गया। संख्या में यूपी, प्रतिशत में पंजाब। क्या यही लॉजिक अनुसूचित जनजाति एसटी पर भी लागू होता है? बिल्कुल। देश की कुल आबादी में एसटी का हिस्सा 8.6% है, मतलब करीब 10.42 करोड़। अब यहां भी वही खेल है। हम्म। संख्या के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं। इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट के साथ साथ ट्राइबल स्टेट भी कहा जाता है। और प्रतिशत के हिसाब से? प्रतिशत के हिसाब से एक ऐसा नाम सामने आता है जिसके बारे में ज्यादा लोग सोचते भी नहीं, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, हाँ। इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 94.8% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। 94.8%? हाँ जी। ये आंकड़ा इतना अनोखा है कि ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो याद रखें, एसटी संख्या में एमपी और प्रतिशत में लक्षद्वीप। सामाजिक बनावट के बाद अब बात करते हैं भारत के धार्मिक ताने बाने की। 2011 की जनगणना ने इस पर क्या रोशनी डाली? जनगणना हमें बताती है कि भारत की लगभग 79.8% आबादी हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई और 1.7% सिख थी। ये बड़े आंकड़े तो ज्यादातर लोगों को पता होते हैं। तो परीक्षा के लिहाज से क्या खास है इसमें? परीक्षा के लिहाज से वो खास है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। सबसे छोटे धार्मिक समुदाय कौन से हैं? कौन से हैं? यहाँ जवाब है बौद्ध 0.7% और जैन 0.4%। सवाल अक्सर ऐसे आता है कि भारत के धर्मों को उनकी जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में लगाइए, और वहाँ ये छोटे आंकड़े ही रैंक तय करते हैं। ये तो हुई आबादी की बात, लेकिन अगर हम ये देखें कि 2001 से 2011 के बीच किस धर्म की आबादी सबसे तेजी से बढ़ी, तो आंकड़े क्या कहते हैं? ये दशकीय वृद्धि दर का विश्लेषण बहुत दिलचस्प है। सबसे तेज वृद्धि दर मुस्लिम समुदाय में दर्ज की गई, जो 24.6% थी। ये राष्ट्रीय औसत, जो कि 17.7% था, उससे काफी ज्यादा है। और बाकी समुदायों का क्या? एक रोचक तथ्य यह है कि हिंदू समुदाय की वृद्धि दर 16.8%, देश की कुल औसत वृद्धि दर 17.7% से भी कम थी। अच्छा। और यहां भी परीक्षा के लिए सबसे कम वाला आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जैन 5.4% और बौद्ध 6.1% समुदायों में रही। तो एक तरफ सबसे ज्यादा वृद्धि दर और दूसरी तरफ सबसे कम, ये दोनों याद रखने हैं। बिल्कुल। मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा और जैन समुदाय सबसे कम। जनसंख्या वृद्धि के बाद एक और जरूरी पैमाना है साक्षरता। शिक्षा के मामले में धार्मिक समुदायों के आंकड़े कैसे थे? यहाँ आंकड़े एक बहुत साफ तस्वीर दिखाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर जैन समुदाय में है, 94.9%। 94.9%। ये तो कमाल का आंकड़ा है। जी, ये लगभग सार्वभौमिक साक्षरता के करीब है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके बाद ईसाई 84.5% और बौद्ध 81.3% आते हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर और सबसे नीचे कौन है? ये तुलनात्मक सवाल तो बनते ही होंगे। बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा, सबसे ज्यादा साक्षरता जैन समुदाय में है। और अगर हम सबसे कम साक्षरता दर की बात करें, तो वो मुस्लिम समुदाय में 68.5% दर्ज की गई। हिंदू समुदाय की साक्षरता दर 73.3% थी, जो राष्ट्रीय औसत 74.04% के बहुत करीब है। परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जैन और सबसे कम मुस्लिम, ये दो आंकड़े एक साथ याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हमने प्रतिशत की बात कई बार की। अगर हम ये देखें कि प्रतिशत के हिसाब से देश के किन राज्यों में हिंदू जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो कौन से राज्य टॉप पर हैं? यहाँ फिर से प्रतिशत शब्द पर जोर देना होगा, संख्या पर नहीं। संख्या में तो जाहिर है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में ज्यादा हिंदू आबादी होगी। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम राज्य की कुल आबादी में हिस्सेदारी की बात करें, तो टॉप पर आता है पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, जहाँ की 95% से ज्यादा आबादी हिंदू है। हिमाचल प्रदेश। जी। ओके। उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। तो ये एक सीधा और स्पष्ट तथ्य है जो सही। एमसीक्यू के लिए एकदम परफेक्ट है। एकदम। भारत का सर्वाधिक हिंदू बाहुल्य प्रतिशत में वाला राज्य कौन सा है? सीधा जवाब हिमाचल प्रदेश। वाह, ये तो बहुत ही विस्तृत और दिलचस्प चर्चा रही। हमने आंकड़ों को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उनके बीच के कनेक्शन को भी समझा। तो चलिए जाने से पहले एक तेज रिवीजन करते हैं। हाँ। मुख्य बातें क्या थी? हाँ, एक क्विक रिकैप हो जाए। जी।
2011 के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली। एससी जनसंख्या संख्या में उत्तर प्रदेश टॉप पर, लेकिन प्रतिशत में पंजाब। एसटी जनसंख्या संख्या में मध्य प्रदेश टॉप पर, लेकिन प्रतिशत में लक्षद्वीप, जहां लगभग 95% आबादी एसटी है। ये तो सबसे जरूरी है। धार्मिक साक्षरता सबसे ज्यादा जैन समुदाय में और सबसे कम मुस्लिम समुदाय में। और यूपी स्पेशल फैक्ट, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ये सभी पॉइंट सीधे सीधे एमसीक्यू, वन लाइनर या मैच द फॉलोइंग के रूप में पेपर में दिख सकते हैं। इन्हें याद रखना मतलब अपने कुछ नंबर पक्के करना। और अंत में एक विचार छोड़कर जाता हूं। हमने 2011 के आंकड़ों पर विस्तार से बात की। ये एक दशक से भी ज्यादा पुराने हैं। सही बात है। सोचिए, आज जब हम ये बात कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कितनी बदल चुकी होगी। शहरीकरण, साक्षरता, लिंगानुपात, इन सब पर क्या असर पड़ा होगा। अगली जनगणना जब भी होगी, वो हमें भारत की एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाएगी। बिल्कुल सही। बस इतना याद रखना है कि एग्जाम हॉल में ये पॉइंट्स याद आ गए तो सिलेक्शन एक कदम और पास आ जाएगा। अगली चर्चा तक पढ़ते रहिए। नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के 2011 की जनगणना से जुड़े कुछ बहुत जरूरी आंकड़ों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी, ये वो आंकड़े हैं जो एसएससी, रेलवे और खासकर उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, तो हम एक एक करके इन आंकड़ों को समझेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो इस पहली स्लाइड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता यानी लिटरेसी रेट के बारे में। जी, ये 2011 की जनगणना पर आधारित है। अच्छा, तो अगर हम सबसे ज्यादा साक्षरता वाले टॉप 5 जिलों को देखें तो लिस्ट में है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। हाँ, इसमें गौतम बुद्ध नगर 80.1% के साथ सबसे ऊपर है। और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, उनमें सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे है श्रावस्ती, जहां साक्षरता दर सिर्फ 46.74% है। 46.74। ये तो 50% से भी काफी कम है। जी, बहुत कम। उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर आते हैं। तो मतलब साक्षरता का मतलब है 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता हो, है ना? बिल्कुल। और इन आंकड़ों में जो पैटर्न है वो बहुत साफ है। गौतम बुद्ध नगर, जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरी केंद्र हैं, वो शिक्षा में सबसे आगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ श्रावस्ती जैसा जिला इतना पीछे है। जी, और परीक्षा के लिए 2 तथ्य सबसे जरूरी हैं। पहला, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7%। 67.7%। हाँ, ये संख्या कंठस्थ होनी चाहिए। और दूसरा, सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। ये दोनों सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर आते हैं जहां हम खास तौर पर महिला साक्षरता की बात करेंगे। जी, ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। अच्छा, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? क्या यहाँ भी गौतम बुद्ध नगर ही टॉप पर है? नहीं, और यही वो खास बात है। महिला साक्षरता में कानपुर नगर 75.05% के साथ सबसे ऊपर है। अरे वाह! तो कुल साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर, लेकिन महिला साक्षरता में कानपुर नगर। बिल्कुल, परीक्षा में यही कंफ्यूजन होता है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना होगा कि कुल साक्षरता पूछिए या महिला साक्षरता। और न्यूनतम महिला साक्षरता में वहां कोई बदलाव नहीं है। श्रावस्ती ही सबसे नीचे है और आंकड़ा और भी चिंताजनक है, सिर्फ 34.78%। बस 34.78%, मतलब वहां 3 में से केवल 1 महिला ही साक्षर है। जी, ये शैक्षिक असमानता की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाता है। तो अब शिक्षा से आगे बढ़कर समाज के एक और अहम पहलू यानी लिंगानुपात या सेक्स रेशियो पर बात करते हैं। बिल्कुल। लिंगानुपात का सीधा सा मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो अगर हम 2011 की जनगणना को देखें तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था 912। और पूरे भारत का कितना था? भारत का राष्ट्रीय औसत था 943। ओह, मतलब हम राष्ट्रीय औसत से 31 अंक पीछे थे। जी, और राज्यों की रैंकिंग में भी हम काफी नीचे 26वें स्थान पर थे। ये तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन क्या इन सालों में कुछ सुधार हुआ है? हाँ, एक सकारात्मक बात है जो परीक्षा के लिए भी जरूरी है। 2001 में ये आंकड़ा 898 था, जो 2011 में बढ़कर 912 हो गया। मतलब 10 सालों में 14 अंकों की वृद्धि हुई। बिल्कुल, तो ये ट्रेंड भी पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई या कमी। ठीक है, अब जरा जिलों के हिसाब से देखते हैं। यहाँ क्या तस्वीर है?
यहाँ के आंकड़े बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं चौंकाने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? सबसे ज्यादा है जौनपुर में 1024। 1024, मतलब वहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। जी हाँ, और सिर्फ जौनपुर ही नहीं, आजमगढ़ में 1019 और देवरिया में 1017। इन 3 जिलों में लिंगानुपात 1000 के पार है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे कम? और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सबसे कम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर में, सिर्फ 851। क्या गौतम बुद्ध नगर, जो जिला साक्षरता में नंबर 1 पर था, जी, जो शिक्षा में सबसे आगे है, वो लिंगानुपात में सबसे पीछे? ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई। ऐसा क्यों? इसका एक बड़ा कारण प्रवासन या माइग्रेशन हो सकता है, पर यह आंकड़ा दिखाता है कि सिर्फ शिक्षा ही सामाजिक सोच को बदलने के लिए काफी नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है। तो परीक्षा के लिए ये 3 जिले, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, याद रखने जरूरी हैं, जहां लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। अनिवार्य है, इन तीनों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब अपनी अंतिम स्लाइड पर आते हैं, जो शिशु लिंगानुपात के बारे में है, मतलब 0 से 6 साल के बच्चों के बीच। हाँ, और ये आंकड़ा समाज के भविष्य का आईना होता है। ये दिखाता है कि बेटियों के जन्म को लेकर समाज का रवैया क्या है। तो उत्तर प्रदेश का औसत शिशु लिंगानुपात कितना है? ये है 902। 902। और इसमें सबसे ऊपर कौन सा जिला है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर में 950, और उसके बाद संत कबीर नगर और बहराइच का नंबर आता है। और सबसे कम? सबसे कम है बागपत में, सिर्फ 841। उसके ठीक बाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ है। ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले। 1 मिनट, वयस्क लिंगानुपात 912 था और शिशु लिंगानुपात 902। हाँ, और यही सबसे ज्यादा चिंताजनक तथ्य है। मतलब शिशु लिंगानुपात वयस्क लिंगानुपात से भी 10 अंक कम है। बिल्कुल, इसका सीधा मतलब है कि हाल के वर्षों में स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ी है। ये कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों की ओर एक बहुत गंभीर इशारा है। ये तो वाकई बहुत भयावह है। तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.7%। जी। सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम श्रावस्ती। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कानपुर नगर। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, जिसमें जौनपुर 1024 के साथ टॉप पर है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, सिर्फ 851, 12 से कम है। जी। परीक्षा में इन आंकड़ों से सीधे सवाल बन सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, या किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। और कथन आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं ना? हाँ, जैसे कथन दे दिया कि गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता और लिंगानुपात दोनों सर्वाधिक हैं, तो ये कथन गलत होगा। सही बात है। बिल्कुल। या दूसरा कथन कि उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात वयस्क लिंगानुपात से अधिक है, ये भी गलत होगा। तो इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह याद रखना बहुत जरूरी है। जी। और इन सबसे पर एक सवाल ये भी है कि सबसे शिक्षित जिला होने के बावजूद गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात सबसे कम क्यों है? इस पर भी सोचना चाहिए। ये आंकड़े सिर्फ रटने के लिए नहीं, बल्कि समाज को समझने के लिए भी हैं। नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। जी, और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है। ये हमें बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक बुनावट कैसी है, लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। बिल्कुल। और ये विषय उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे एसएससी, रेलवे और दूसरी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो हमारा उद्देश्य यही है कि इन जटिल आंकड़ों को एकदम सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए, ताकि इन्हें याद रखना आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड है उत्तर प्रदेश की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या पर 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। इस स्लाइड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के नगरीय और ग्रामीण वितरण के बारे में। मुख्य बिंदु हैं कुल ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278, जो कि 77.73% है। और कुल नगरीय जनसंख्या है 4,44,95,603, यानी 22.27%। और एक और आंकड़ा है कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगरों की संख्या 12 थी। जी, इस स्लाइड में जो एक तराजू जैसा दिखाया गया है, वो असल में उत्तर प्रदेश की आबादी के संतुलन को दिखाता है। एक पड़ले पर ग्रामीण आबादी है, दूसरे पर शहरी।
और साफ दिख रहा है कि ग्रामीण आबादी का पलड़ा काफी भारी है। बिल्कुल। कुल जनसंख्या का 77.73% हिस्सा गांवों में रहता है। ये आंकड़ा दिखाता है कि उत्तर प्रदेश मतलब मुख्य रूप से एक ग्रामीण प्रदेश है। और शहरी जनसंख्या जो सिर्फ 22.27% है। ये प्रतिशत परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, ये प्रतिशत तो सीधे सीधे पूछा जाता है। नगरीय जनसंख्या अनुपात 22.27%। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। यह बात हो रही है सर्वाधिक और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की, मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स में। जी, इस स्लाइड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उन जिलों की जहां नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा और सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाले टॉप 3 जिले हैं। पहले नंबर पर गाजियाबाद, फिर लखनऊ और फिर कानपुर नगर। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में सबसे नीचे है श्रावस्ती, सिर्फ 38,649, और उसके बाद चित्रकूट। तो एग्जाम अलर्ट है कि सर्वाधिक नगरीय आबादी गाजियाबाद में है। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ शहरों में रहने वाले लोगों की गिनती करें तो सबसे ज्यादा लोग गाजियाबाद जिले के शहरों में रहते हैं। गाजियाबाद तो दिल्ली से सटा हुआ है, तो ये तो स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल, एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, इसलिए शहरी आबादी बहुत ज्यादा है। और उसके बाद राजधानी लखनऊ और फिर कानपुर नगर का नंबर आता है। और श्रावस्ती में सबसे कम होना ये भी काफी कुछ कहता है प्रदेश के बारे में। जी, तो परीक्षा की दृष्टि से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है? और जवाब होगा गाजियाबाद। एकदम सही। ठीक है, अब अगली स्लाइड, नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता। ये थोड़ा अलग है ना? बिल्कुल, हाँ। इस स्लाइड में हम बात करेंगे नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के बारे में, मतलब कुल आबादी में शहरी हिस्सेदारी कितनी है। तो इसमें भी सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाले जिले वही हैं। गाजियाबाद 67.6%, लखनऊ 66.2% और कानपुर नगर 65.8%। जी, और न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाले जिले हैं श्रावस्ती 3.5% और कुशीनगर 4.7%। तो यहाँ एग्जाम अलर्ट है, न्यूनतम नगरीय प्रतिशत श्रावस्ती। बिल्कुल। देखिए, ये पिछली स्लाइड से थोड़ा अलग है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि किसी जिले की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा शहरों में रहता है। तो गाजियाबाद यहाँ भी टॉप पर है, मतलब गाजियाबाद की कुल जनसंख्या के 100 लोगों में से लगभग 68 लोग शहरी हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण है न्यूनतम प्रतिशतता वाला जिला श्रावस्ती। वहाँ कुल आबादी का सिर्फ 3.5% हिस्सा ही शहरों में रहता है। मतलब वहाँ के 100 में से 96-97 लोग गांव में रहते हैं। जी, तो यहाँ दो तरह के सवाल बन सकते हैं, सर्वाधिक प्रतिशत वाला यानी गाजियाबाद और न्यूनतम प्रतिशत वाला यानी श्रावस्ती। एग्जाम अलर्ट में श्रावस्ती को इसीलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। समझ गया। अब आते हैं ग्रामीण जनसंख्या पर। स्लाइड 4, सर्वाधिक एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। इस स्लाइड में हम उन जिलों की बात करेंगे जहां गांवों में बसने वाली आबादी मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स में सबसे ज्यादा और सबसे कम है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में टॉप पर है प्रयागराज, फिर आजमगढ़ और फिर जौनपुर। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या में सबसे नीचे है गौतम बुद्ध नगर और फिर महोबा। और एग्जाम अलर्ट है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज। जी, ये नगरीय जनसंख्या का ठीक उल्टा है। अगर हम सिर्फ गांवों में रहने वाले लोगों की गिनती करें तो सबसे ज्यादा लोग प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिले में रहते हैं, लगभग 4.5 लाख। और सबसे कम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा में। ये भी स्वाभाविक ही है। बिल्कुल, क्योंकि वो जिला बहुत ज्यादा शहरीकृत अर्बनाइज्ड है। तो परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनेगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? और उत्तर है प्रयागराज। एकदम सही। चलिए अब देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता। स्लाइड 5। इस स्लाइड में हम बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत की, यानी कुल आबादी में ग्रामीण हिस्सेदारी कितनी है। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता में सबसे ऊपर है श्रावस्ती 96.5%, फिर कुशीनगर और महाराजगंज। और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता में है गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर। और एग्जाम अलर्ट है, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत श्रावस्ती। देखिए, जैसा हमने पहले देखा, श्रावस्ती में सबसे कम शहरी प्रतिशत था, 3.5%। तो जाहिर है कि वहां सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रतिशत होगा,
96.5%। बिल्कुल, ये दोनों आंकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह जिन जिलों में शहरी प्रतिशत सबसे ज्यादा था, जैसे गाजियाबाद, लखनऊ, उन्हीं जिलों में ग्रामीण प्रतिशत सबसे कम है। हाँ, इस लॉजिक से इन्हें याद रखना काफी आसान हो जाता है। जी, और एग्जाम अलर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है श्रावस्ती। ठीक है। तो ये तो हुआ शहरी और ग्रामीण का हिसाब। अब प्रदेश की सामाजिक भागीदारी पर आते हैं। स्लाइड 6, अनुसूचित जातियां यानी शेड्यूल्ड कास्ट्स। जी, इस स्लाइड में हम अनुसूचित जातियों एससी से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों पर बात करेंगे। कुल एससी जनसंख्या है 4,13,57,608, जो कि प्रदेश की कुल आबादी का 20.69% है। और भारत में स्थान सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य, लिंगानुपात 907। तो एग्जाम अलर्ट है, देश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा एससी आबादी उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए भी एक बहुत जरूरी प्रश्न है। मतलब देश का हर 5वां छठा एससी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एससी समुदाय का लिंगानुपात 907 है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये एग्जाम अलर्ट वाला पॉइंट सबसे जरूरी है। भारत का सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अब इसे जिलेवार देखते हैं। स्लाइड 7, अनुसूचित जाति के जिलेवार आंकड़े। इस स्लाइड में हम अनुसूचित जाति की जनसंख्या को जिलेवार देखेंगे, संख्या और प्रतिशत दोनों में। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या एब्सोल्यूट नंबर्स में है सीतापुर में और फिर प्रयागराज में। और सर्वाधिक एससी प्रतिशतता है कौशाम्बी में 34.72%। उसके बाद सीतापुर का नंबर आता है। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला है बागपत। जी, और एग्जाम अलॉट है सर्वाधिक एससी प्रतिशतता कौशाम्बी। यहाँ फिर से संख्या और प्रतिशत का अंतर समझना होगा। हाँ, सबसे ज्यादा एससी लोग सीतापुर जिले में रहते हैं, लेकिन अगर हम जिले की कुल आबादी में एससी के हिस्से की बात करें तो कौशाम्बी जिला पहले स्थान पर है। वहाँ की कुल आबादी का 34.72% हिस्सा एससी समुदाय का है। बिल्कुल। और सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला बागपत है। तो परीक्षा में अक्सर प्रतिशत वाला सवाल पूछा जाता है, इसलिए सर्वाधिक एससी प्रतिशतता वाला जिला कौशाम्बी, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब एससी के बाद एसटी यानी अनुसूचित जनजातियां। स्लाइड 8। इस स्लाइड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी के बारे में। यहाँ तो सारे आंकड़े एक ही जिले की तरफ इशारा कर रहे हैं, सोनभद्र। हाँ, कुल एसटी जनसंख्या है 11,34,273। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या सोनभद्र। सर्वाधिक एसटी प्रतिशतता सोनभद्र। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या और प्रतिशत दोनों बागपत में है। जी, तो एग्जाम अलर्ट है, सर्वाधिक एसटी वाला जिला सोनभद्र। प्रदेश में एसटी आबादी एससी आबादी की तुलना में काफी कम है, लगभग 11.34 लाख। बिल्कुल। और एसटी आबादी के मामले में एक ही जिला सबसे महत्वपूर्ण है, सोनभद्र। प्रदेश की सर्वाधिक एसटी आबादी संख्या में भी और प्रतिशत में भी दोनों ही सोनभद्र में है। ये तो परीक्षार्थियों के लिए काफी आसान हो गया। हाँ, एसटी से जुड़ा कोई भी सवाल आए तो सोनभद्रा नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और अब हमारी चर्चा की आखिरी स्लाइड, धर्म आधारित जनगणना। जी, इस अंतिम स्लाइड में हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को धर्म के आधार पर देखेंगे। धार्मिक समुदाय का प्रतिशत है हिंदू 79.73%, मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11% और बौद्ध 0.10%। और एग्जाम अलर्ट है, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम 19.26%। ये आंकड़े प्रदेश की धार्मिक संरचना को साफ-साफ दिखाते हैं। लगभग 80% आबादी हिंदू है। और दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय मुस्लिम है, जिनकी आबादी 19.26% है। और बाकी सभी समुदाय सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये सब मिलाकर 1% से भी कम है। जी, तो परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? और उत्तर होगा मुस्लिम समुदाय। बिल्कुल। तो चलिए अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक त्वरित रिवीजन करते हैं। हाँ, जरूर। मुख्य तथ्य ये थे कि उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27% है। सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला गाजियाबाद है। और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला प्रयागराज है।
सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला श्रावस्ती है और वहीं पर न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता भी है। पूरे देश में सर्वाधिक एससी आबादी उत्तर प्रदेश में है। और जिले के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक एससी प्रतिशतता कौशाम्बी में है। सर्वाधिक एसटी आबादी और प्रतिशतता वाला जिला, एक ही नाम, सोनभद्र। और प्रदेश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम है 19.26% के साथ। अब ये देखते हैं कि परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। एक तो सीधे तथ्य पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, और उत्तर होगा श्रावस्ती। दूसरा, मिलान करने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। बिल्कुल, एक तरफ जिलों के नाम दे दिए, गाजियाबाद, प्रयागराज, कौशाम्बी, सोनभद्र, और दूसरी तरफ उनकी विशेषता, और आपको सही मिलान करना होगा। और आरोही या अवरोही क्रम में लगाने वाले प्रश्न भी बन सकते हैं। जी, जैसे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर जिलों को घटते क्रम में लगाएं। तो उत्तर होगा गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर। बिल्कुल। और अंत में एक विचार, ये सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं। आज हम 2026 में हैं। इन 15 सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से शहरीकरण हुआ है। यही सोचने वाली बात है। एक्सप्रेसवे बने हैं, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। यदि आज जनगणना हो तो इन आंकड़ों में खासकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ जैसे जिलों के शहरी ग्रामीण अनुपात में कितने बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये सोचना हमें भविष्य के, मतलब जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। बिल्कुल, ये आंकड़े जब भी आएंगे वो एक नए उत्तर प्रदेश की कहानी कहेंगे, और उस कहानी को समझना आज की इस चर्चा से और भी आसान हो जाएगा।